प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा पीएम ने बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल की पुण्य धरती को मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण-कण में आजादी का इतिहास समाया हुआ है। जिस धरती से वंदे मातरम का जय घोष हुआ, वहां से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में 30 दिसंबर की तारीख का बड़ा महत्व है। 30 दिसंबर 1943 में नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने बीते शुक्रवार इस संसार को अलविदा कह दिया। 100 वर्षों का संघर्ष पूर्ण जीवन और राष्ट्र को दिग्गज नेता देने वाली हीराबेन के निधन के बाद राजनीति क्षेत्र से लेकर आमजन तक सभी शोकाकुल हैं। गांधीनगर के शमशान घाट में पीएम मोदी ने उनको मुखाग्नि दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहन शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्षों का संघर्ष पूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबेन के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने बीते शुक्रवार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कोचिंग या फिर शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश देने की बात कही गई है। एडवाइजरी में महिला आयोग ने मुख्य सचिवों को ये भी कहा है कि वो शैक्षणिक संस्थान चलाने वालों के बैकग्राउंड की जांच करें। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से इस पर रिपोर्ट मांगी थी, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने बीते शुक्रवार केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। इसके बाद भी राहुल गांधी की ओर से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। वहीं दिल्ली पुलिस ने सभी यूनिटों की ओर से रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि सादा वर्दी में काफी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जिन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा का घेरा बना रखा था, जिसे राहुल गांधी ने खुद तोड़ा। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने भी कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्रालय को बताया था कि राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। बीते शुक्रवार भारत और साइप्रस के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर साइप्रस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री इयोनिस कसोलाइड्स के साथ निकोसिया में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर हस्ताक्षर किया गया एमओयू सबसे प्रमुख है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने साझा प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि हमने आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से एक हमारे दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर एमओयू है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमेट्रियो से यूक्रेन विवाद समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ से बनी शिंदे सरकार ने विधानसभा में 28 दिसंबर यानी बुधवार को एक अहम विधेयक पारित कराया है। इस विधेयक के अनुसार लोकायुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। साथ ही इसके लिए विधानसभा के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होगी। बता दें कि ये वो विधेयक है जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को भ्रष्टाचार रोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है। इस विधेयक में ये भी कहा गया है कि लोकायुक्त मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा जो आंतरिक सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित होंगे। भारतीय सेना का सम्मान दुनिया भर में किया जाता है। वहीं बीते बुधवार स्कॉटलैंड में भारतीय सेना का स्मारक बनने जा रहा है। ब्रिटेन की एक नगर परिषद ने ब्रिटिश सेना में 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए स्कॉटलैंड में एक स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। वहीं ग्लासगो टाइम्स ने बताया कि ग्लासगो में केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी और म्यूजियम के पास आने वाले स्मारक की योजना रंगीन हेरिटेज द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तालिबान द्वारा महिलाओं के खिलाफ लिए गए फैसलों और तालिबान की नीतियों की पूरे विश्व में निंदा हो रही है।
वहीं अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बीते बुधवार प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान से स्कूलों को फिर से खोलने और महिलाओं के खिलाफ बनाई गई अपनी नीतियों और प्रथाओं को तेजी से बदलने का आह्वान किया। साथ ही सुरक्षा परिषद इसके अलावा उन रिपोर्ट से चिंतित है जिसमें तालिबान ने गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महिला कर्मचारियों को काम पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया है, जिसे लेकर यूएनएससी ने कहा कि तालिबान के इन फैसलों से देश में मानवीय कार्यों पर काफी असर पड़ेगा। बीते मंगलवार त्रिपुरा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता पूरे 12% तक बढ़ा दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बढ़ोतरी 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी और अप्लायंस व पेंशनर्स को बढ़े हुए डीए और डीआर का फायदा मिलने लगेगा। वहीं अब त्रिपुरा की सरकार के इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए अब 8% से बढ़कर 20% हो गया है और कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स भी इससे फायदा ले पाएंगे। बता दें, इस फैसले से 1,04,600 रेगुलर कर्मचारियों और 80,800 पेंशनर्स को फायदा मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य एक के बाद एक विकास के कीर्तिमान रच रहा है। इस कड़ी में प्रशासन ने बीते बुधवार राज्य में 70 नए बड़े पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है। नदियों पर 32 और रेलवे फाटकों पर निर्मित होने वाले 38 पुलों की इस परियोजना पर कुल 1397 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस परियोजना के निर्माण में कुल 2.5 से 3 वर्ष का समय लगेगा। राज्य के अयोध्या, आगरा, लखीमपुर खीरी सहित लगभग 50 स्थानों पर निर्मित होने वाली इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद कार्यदायी संस्था को काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जगहों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बीते गुरुवार यूपी के 2 और जगहों के नाम बदले गए हैं। लंबे समय से राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिल गई है। गोरखपुर के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा और देवरिया के तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ल किया गया है। बता दें, इससे पहले भी यूपी में कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है। बीते शुक्रवार तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राउड फंडिंग के मामले में गुजरात पुलिस ने गोखले को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले भी गुजरात पुलिस साकेत को गिरफ्तार कर चुकी है। साकेत ने मोरबी हादसे को लेकर एक फर्जी ट्वीट शेयर किया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। गुजरात पुलिस की ओर से साकेत गोखले के खिलाफ तीसरी बार इस तरह की कार्रवाई की गई है। इस्पात सेक्टर देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए केंद्रीय भूमिका निभाता है। देश अब इस्पात उत्पादन में वैश्विक शक्ति बन चुका है तथा कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस्पात मंत्रालय से जानकारी आई है कि साल दर साल इस्पात सेक्टर में जबरदस्त प्रगति हो रही है। मंत्रालय ने बताया कि स्वदेशी परिष्कृत इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 73.2 मिलियन टन के मुकाबले 78.90 मिलियन टन रहा, जो 6.9% अधिक है। पिछले वर्ष की समान अवधि में 67.32 मिलियन टन के परिष्कृत इस्पात खपत की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2022 में खपत 75.3 MT दर्ज की गई, जो 11.9% अधिक है। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर आई मंदी के बाद भी भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने जोरदार तरक्की की है। बीते बुधवार को भारतीय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट संस्था एनराग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के प्रमुख 7 शहरों में इस वर्ष 3,64,900 इकाई का विक्रय हुआ है, जो अब तक सर्वाधिक स्तर है। इससे पहले वर्ष 2014 में सबसे ज्यादा 3.43 लाख इकाई बिकी थी। नई आवासीय संपत्ति की बिक्री का आंकड़ा जारी करते हुए एनराग ने बताया कि 2022 में कुल 3,64,900 घरों की बिक्री हुई है, जो 2021 की 2,36,500 इकाइयों के मुकाबले 54% ज्यादा है। 7 प्रमुख शहरों में दिल्ली एनसीआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शामिल है। देश की औद्योगिक उत्पादन क्षमता और बढ़ती घरेलू मांग के प्रति उद्योगपतियों का रुझान बढ़ता जा रहा है।
इसी कड़ी में वाहन और कलपुर्जों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में अब तक 67,690 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश मिला है। ये 5 वर्षों के निर्धारित लक्ष्य से 60% अधिक है। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा PLI योजना के तहत 23 सितंबर 2021 को 42,500 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान लगाया गया था। इस योजना के तहत 115 कंपनियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 85 आवेदकों को स्वीकृति मिली। बीते गुरुवार सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म पठान के निर्माताओं को फिल्म में गाने के समेत कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। फिल्म हाल ही में सर्टिफिकेशन के लिए CBFC एग्जामिनेशन कमेटी के पास पहुंची और बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार उचित और पूरी तरह से जांच प्रक्रिया से गुजरी। बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने निर्देश देते हुए कहा कि फिल्म व गाने में बदलाव के रिवाइज वर्जन को सबमिट करें। बता दें कि पठान का गाना बेशरम रंग रिलीज होने के बाद से विवादों में चल रहा है। इसके चलते हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई और फिल्म का विरोध हुआ। और तो और फिल्म के बायकॉट को लेकर सोशल मीडिया में भी ट्रेंड सामने आया। मध्य प्रदेश की सरकार ने फिल्म को मध्य प्रदेश में रिलीज नहीं होने देने की बात भी कह दी थी। ये फिल्म 25 जनवरी 2023 में हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। मालाबार दंगों में हिंदू नरसंहार पर आधारित मलयालम फिल्म पूछा मुथुल पूछा वरे जल्द ही सिनेमाघरों में इतिहास की सच्चाई से दर्शकों का परिचय कराएगी। फिल्म के निर्माता और निर्देशक राम सिम्हा को फिल्म रिलीज के लिए केरल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए सेंसर बोर्ड की कार्रवाई को खारिज कर दिया है, जिन्होंने दूसरी बार फिल्म को दोबारा जांच समिति के पास भेजा था, जिसके खिलाफ निर्माता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि वर्ष 1921 में हुए मालाबार नरसंहार में मोपला मुस्लिमों ने 10,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या की थी। हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में भारत को प्रमुख निर्यातक बनाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी बजट में सरकार हरित हाइड्रोजन उद्योग को 180 अरब रुपए का प्रोत्साहन दे सकती है। इसका उद्देश्य आगामी 5 वर्षों में हरित हाइड्रोजन की उत्पादन लागत में 80% की कटौती करना प्रमुख उद्देश्य होगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी एवं अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के प्रबंधन ने बताया है कि अभी ये लागत 300 से 400 रुपए प्रति किलो है। वहीं सरकार ने घोषणा की थी कि वर्ष 2030 तक भारत सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा।